नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका खाने के बाद और 5 सीटें गंवाने के बाद अब बीजेपी पार्टी हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चौकन्नी हो चुकी है, या फिर यूं कहा जाए कि जो एक सत्ता विरोधी लहर है लोकसभा चुनाव में बड़ा घाव देकर गई, बड़ा जख्म भाजपा को देकर गई, उस लहर का प्रभाव कम करने के लिए बीजेपी ने अभी से काम शुरू कर दिया है, अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी बड़ा झटका खाना पड़े और बीजेपी को हाशिए की तरफ जाना पड़े, तो उसी को लेकर बीजेपी ने अब कास्टिज्म फैक्टर भी शुरू कर दिया है, चालू कर दिया है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हरियाणा प्रदेश में अब भाजपा जातीय समीकरण फिट करने में लगी हुई है। जातीय समीकरणों के अनुसार अपनी गोटियां सेट करने में भाजपा पार्टी पूर्ण रूप से जुटी हुई है। एक नहीं बल्कि 2 और 3 उदाहरण आपको देकर यह समझाएंगे कि किस तरीके से फिलहाल बीजेपी हरियाणा प्रदेश में जाट वर्सेज नॉन जाट की राजनीति को बढ़ावा दे रही है, या फिर यूं कहें कि जाट वर्सेज नॉन जाट फैक्टर पर ही पूर्ण रूप से जोर देकर, प्रभावी तौर पर जोर देकर जो है काम करती हुई, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको देंगे कि जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया तो उस समय मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में कई बड़े नेता शामिल थे, चाहे वो पंजाबी समुदाय से हो, चाहे वो जाट समुदाय से हो, और चाहे वो यादव समुदाय से ही क्यों ना हो। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम नेताओं को नजरअंदाज करके, तमाम नेताओं को साइड करके भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर के करीबी नायब सिंह सैनी को कुर्सी पर काबिज कर दिया, मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी। हालांकि उस समय तक नायब सैनी के पास ही मुख्यमंत्री की कमान भी थी और पार्टी संगठन की यानी कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी नायब सैनी के पास ही थी। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात यह है कि यादव नेता को साइड करके, पंजाबी नेता को साइड करके, जाट नेताओं को साइड करके एक ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने स्पष्ट संदेश दिया था कि जो समुदाय बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जो समुदाय भाजपा के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, बीजेपी भी उनको कोई खास महत्व या फिर तवज्जो नहीं देने वाली है। ऐसे में अब बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष पद की, क्योंकि दोनों ही जिम्मेवारियां लोकसभा चुनाव के दौरान नायब सिंह सैनी के पास थी और दोनों बड़ी जिम्मेवारी एक ही नेता के पास, एक ही व्यक्ति के पास होने के चलते भाजपा कोई खास कमाल लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा पाई। और अगर 2019 के चुनाव के परिणाम के मुकाबले में देखा जाए तो बीजेपी इस बार 5 सीटें गंवा बैठी। अब भाजपा को अपनी गलती समझ में आई कि किस तरीके से जो है संगठन कमजोर हो गया और चुनाव के दौरान संगठन की कमजोरी ही भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई और उसी के चलते बीजेपी को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस कहीं ना कहीं जो 0 सीटों पर थी वो एज लेकर, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़कर 5 सीटें जीत लेती है, बीजेपी को बड़ा झटका दे देती है। तो ऐसे में भाजपा ने मन बनाया कि अब प्रदेश अध्यक्ष किसी नए नेता को बनाया जाएगा, यानी कि एक ऐसा नेता जिसके पास कोई अन्य बड़ी जिम्मेवारी ना हो, ताकि प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी वो नेता बखूबी निभा सके, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते संगठन को ज्यादा से ज्यादा मजबूती दे सके, ताकि उसका फायदा आने वाले समय में यानी कि चुनाव के दौरान भाजपा को मिल सके। लेकिन ऐसे में भी देखने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि तमाम वर्गों से कई बड़े चेहरे प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में भी शामिल थे, चाहे उसमें ब्राह्मण समाज की ही बात क्यों ना हो, चाहे उसमें जाट समाज की ही बात क्यों ना हो, चाहे उसमें एससी वर्ग की ही बात क्यों ना हो। अनेक बड़े नेताओं के नाम जो है प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए दौड़ में शामिल थे, लेकिन सभी को नजरअंदाज करके मोहनलाल बड़ौली को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। एक नया चेहरा और एक ऐसा चेहरा जो हाल ही में हुए चुनाव में हारकर सामने आया था, यानी कि अपनी पार्टी को लोकसभा चुनाव में सोनीपत सीट भी नहीं जितवा पाया था। हालांकि पार्टी की बार बार कृपा दृष्टि बने रहना भी एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं दे रही है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी एक ब्राह्मण कार्ड खेलने का काम किया, क्योंकि मोहनलाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने कई बड़े नेताओं को यह संदेश दे दिया कि कहीं ना कहीं अगर
कोई भी नेता बीजेपी को आंख दिखाएगा तो बीजेपी को ऐसे नेता की किसी भी सूरत में जरूरत नहीं। और कहीं ना कहीं ऐसे ही कई नेताओं को घर बैठाकर भाजपा ने यह स्पष्ट भी कर दिया। मोहनलाल बड़ौली को जिम्मेवारी जरूर मिली, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना था, राजनीतिक जानकारों का भी यही कहना था कि कहीं ना कहीं एक अनुभवी और एक्सपीरियंस नेता को अगर यह जिम्मेवारी मिलती तो वो मोहनलाल बड़ौली के मुकाबले और बेहतरीन काम संगठन के लिए कर सकता था। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने इन सभी बातों को नजरअंदाज किया और मोहनलाल बड़ौली को जिम्मेवारी सौंप दी। लेकिन अब एक और बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब गृह मंत्री अमित शाह अहिरवाल क्षेत्र को साधने के लिए, ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए महेंद्रगढ़ जिले में पहुंचे। महेंद्रगढ़ में ओबीसी सम्मान सम्मेलन को संबोधित भी किया गया और बड़ी संख्या में जो ओबीसी वोटर्स इस सम्मेलन में शामिल भी हुए, जिसके बाद से यह पक्का हो गया, यह तय हो गया कि बीजेपी पूर्ण रूप से अब हरियाणा प्रदेश में जाट वर्सेज नॉन जाट का राजनीतिक सियासी फैक्टर चलने का काम करती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस सम्मेलन के बाद यह भी क्लियर हो गया कि फिलहाल बीजेपी का फोकस जो है अहिरवाल क्षेत्र पर है, ओबीसी वोट बैंक पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से है तो फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर और दूसरे गुड़गांव से सांसद राव इंद्रजीत सिंह दोनों ही जो है केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री का इस क्षेत्र में आना और इस क्षेत्र में आकर ओबीसी वोट बैंक को साधने का प्रयास करना यह स्पष्ट कर गया कि भाजपा लोकसभा चुनाव के नतीजों से डरी हुई है, सहमी हुई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जाट वर्ग का, जाट समुदाय का और एससी वोट बैंक का पूरा रुझान कांग्रेस की तरफ देखने को मिला, तो ऐसे बीजेपी अब उन वर्गों को छोड़कर ओबीसी वोट बैंक को साधने का प्रयास करिए ताकि ओबीसी वोट बैंक के सहारे सरकार पाने के लिए सीढ़ी लगाई जा सके, सीढ़ी जो है बनाई जा सके। और बीजेपी अब ओबीसी वोट बैंक को साध कर अपनी सरकार बनाने के लिए भी काफी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। ऐसे में बात की जाए जाट समुदाय की और बात की जाए अगर एससी वोट बैंक की, तो इन दोनों वर्गों को बीजेपी ने फिलहाल नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि दोनों ही वर्गों का रुझान कांग्रेस की तरफ नजर आ रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अब ओबीसी वोट बैंक को साधने का काम शुरू कर दिया है ताकि अहिरवाल क्षेत्र की तमाम सीटों पर अपनी सत्ता की सीढ़ी लगाकर आगे बढ़ा जा सके और जीटी बेल्ट में भी कुछ इसका प्रभाव डालकर हम तीसरी बार सरकार बना ले। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के लिए यह रास्ते इतने आसान नहीं होने वाले। जिस तरीके से 2014 में 2019 में भाजपा ने सरकार बना ली ओबीसी वोट बैंक के दम पर, अहिरवाल क्षेत्र के दम पर, लेकिन इस बार नेताओं की नाराजगी भाजपा को यह साफ संदेश देती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी के रास्ते तीसरी बार सरकार बनाने के लिए इतने आसान नहीं होने वाले जितना हल्के में भाजपा ले रही है। तो बीजेपी की चिंता बढ़ना, टेंशन बढ़ना भी लाजमी है और इस चिंता के अंदर भाजपा अब भी बड़े और गलत कदम उठाकर अपने आप को हाशिए पर धकेलने का काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन विशेष बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी ने हरियाणा प्रदेश में कास्टिज्म की पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, कास्टिज्म कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, कास्टिज्म फैक्टर शुरू कर दिया है, तो क्या आपको लगता है इसका कितना प्रभाव हरियाणा की राजनीति पर पड़ेगा, कितना प्रभाव जो है कांग्रेस की राजनीति पर पड़ेगा और इसका कितना फायदा बीजेपी को मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।